बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल के लिए माज़रत के कल मैं आपकी खदमत में पेश नहीं हो सका और कुछ ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर कल वीलॉग्स आपके सामने नहीं रख पाया, तो उस सब के लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। तो आज कुछ जनाब ऐसी खबरें निकल कर सामने आ चुकी हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल अगर आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ये हालात मजीद बंद गली की जानिब धकेल दिए जा चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस वक्त मार्शल लॉ के खतरात बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आज बाकायदा तौर पर पाक फौज को तलब कर लिया गया है, रेंजर्स को बुला लिया गया। जब रेंजर्स वहां से पिस्पा हुई तो पाक फौज जो है उनको बुला लिया गया है। ये मामला क्या बना है कि इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हो चुकी हैं, मोबाइल फोन सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, हालात इंतहाई कशीदा हैं और इस वक्त मुल्क भर में खूनी खेल खेला जा रहा है। ये अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा और इन तमाम तर खबरों पर मीडिया बात भी नहीं कर रहा, उनको इजाजत नहीं है। तो हमारे आज इस YouTube चैनल से तमाम खबरें मैं आज आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूं कि इस वक्त फलां जो ताकतवर शख्सियत है उसने एक जो है वो हंगामी इजलास भी बुला लिया है। वज़ीर आज़म से जो है वो इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया गया है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान और फौज के हंगामी मुज़ाकरात जो हैं दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। आज इसका ऐलान किसने किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। साबिक सदर आसिफ जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है। अब जनाब ये मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हुआ है। इमरान खान और फौज के मुज़ाकरात के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा है। ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर मोहम्मद बिन सलमान ने जो पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया है और मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल आसिम मरी साहब को क्या पैगाम पहुंचाया, उसकी वजूहात क्या हैं, दौरा क्यों मनसूख हुआ है और इमरान खान के हक में मोहम्मद बिन सलमान ने चीफ साहब को क्या पैगाम पहुंचाया, अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए सदर हैं वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब होंगे और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको हटा दिया जाएगा। और आरिफ अलवी साहब को इस वजह से मैदान में उतारा गया है कि वो कुछ अहम तरीन मुलाकातें भी कर रहे हैं और वो जो है वो ताकतवर हलकों के साथ इमरान खान के जो मामलात हैं उसको भी बेहतर कर पाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से पार्टी चेयरमैन नामजद करने की अफवाह पर साबिक सदर आरिफ अलवी ने वजाहत भी दे दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और गैर जरूरी कह रही हैं कि इमरान खान मुझे पार्टी का चेयरमैन मुकर्रर करने का इरादा रखते हैं। मेरे कायद की तरफ से ऐसा कोई तसव्वुर नहीं किया जा रहा और ना ही उनसे मुलाकात पर इस पर बात हुई है। ये क्या सराइयां ऐसी पार्टी में उलझन पैदा करती हैं जिसकी क़यादत गलत और नाइंसाफी से कैद है। लेकिन हजारों गिरफ्तारियां, जबर, बर्बरियत और तशद्दुद के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहरिक है। और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान पार्टी की बहुत अच्छी क़यादत कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं और मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करना चाहता हूं, क्योंकि चोरीशुदा मैंडेट साथ एक झूठा, जज्बाती और गैर माकूल मंजरनामा हम पर मुसलत किया गया है। तफरका अंगेज और नफरत अंगेज बयानियां फैलाए जा रहे हैं। मैं बहसियत कौम अपनी जदोजहद जो है वो मुतहद रहना हमें चाहिए। तो जनाब उन्होंने जो है वो इस खबर की तरदीद कर दी है कि मुझे इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब पार्टी चेयरमैन नहीं बना रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब कप्तान के पांव भी पकड़े जा रहे हैं। इमरान खान साहब से बार बार मुज़ाकरात का मुतालबा किया जा रहा है कि आप आकर हमसे मुज़ाकरात करें, लेकिन यूं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको धुरा धुरा कर मार रही है। इमरान खान साहब कभी कहते हैं कि मैं सियासतदानों से मुज़ाकरात करूंगा, जब वो मुज़ाकरात करने के लिए जनाब जो है वो कॉपी पेंसिल लेकर आते हैं, वो जनाब बैठते हैं, खान साहब कहता है कि मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, इनके पास तो जो है वो मैंडेट नहीं है, ये तो मुसलत शुदा टोला हम पर मुसलत कर दिया गया है। और जब वो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे, यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट जो है मुतहरिक होती है, खान साहब कहते हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यानी कि इमरान खान इनको धुरा धुरा कर मार रहा है। अब उसके सामने जो है वो हाथ पांव बांध दिए गए हैं कि खुदा का वास्ता कि इमरान खान हमसे बात कर लो। इमरान खान साहब को जनाब आज ये सेटिंग इस वक्त वफाकी वजीर का ओहदा रखने वाले या वफाकी मशीर बराए सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर कोई डायलॉग हुआ तो फिर इमरान खान की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि गैर मशरूत होगा। ग्रैंड डायलॉग में इदारे भी शामिल होंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर उन्होंने ब्रेक कर दी है
کہ आर्मी चीफ साहब तो कह रहे थे कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम बातचीत भी नहीं करेंगे। जब एक ग्रैंड डायलॉग होगा तो उधर से पैगाम पहुंचाया गया राणा सौला के जरिए कि जनाब इमरान खान आए, बैठकर बात करें, हम आपके साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। और इस मुज़ाकरात में जनाब इदारे भी शामिल होंगे और अदालती स्टे की वजह से 9 मई के बेगुनाह मुल्ज़िमान भी जेलों में हैं और इसका ट्रायल होना चाहिए। जो मुलव्विस है उनको सजा दी जाए और बेगुनाहों को घरों को जाना चाहिए। ये जनाब हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपनी बात भी कर दी है कि 9 मई के बेगुनाह मुल्ज़िमान वो फौजी कस्टडी में मौजूद हैं, उसके खिलाफ आज राणा सौला साहब ने अपनी आवाज उठाई है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, उसकी बड़ी खदमात हैं और नून लीग ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। नून लीग ने सियासत करनी है और सियासत कर रही है। अगर किसी को नजर नहीं आ रही तो बिल्कुल नजर आनी चाहिए। हुकूमती मामलात पेचीदा हैं कि इतनी मेहनत शहबाज शरीफ ने पूरी जिंदगी नहीं की होगी जितनी अब वो कर रहे हैं। इस वजह से पार्टी की सियासत में कमी रही है और मियां नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने जा रहे हैं और उससे नून लीग की सियासत में मजीद तेजी भी आएगी। तो जनाब ये एक उन्होंने जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो आज रख दिया है और उन्होंने कहा कि जब तक सियासी जमातें सर जोड़कर नहीं बैठेंगी मौजूदा मसाइल हल नहीं होंगे। बेहतर होगा कि मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। हो सकता है कि फिर अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के साथ बैठ जाए। अगर मुज़ाकरात से मामला हल हुए तो सियासी इस्तेहकाम भी आ सकता है। ये जनाब वो बात कर रहे हैं कि अपोजिशन हमसे आकर बात करे, हम इमरान खान से बात करने को तैयार हैं और अगर मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन इत्तेहाद में बैठते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बातचीत का दरवाजा मजीद खुल जाएगा और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो हुकूमत के साथ एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान। अब जनाब ये अचानक से हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा क्यों है? न सिर्फ हुकूमत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये राणा सौला के जरिए पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर ग्रैंड डायलॉग हुआ तो उस डायलॉग में हम भी जो है वो बैठेंगे और हम भी इमरान खान से बात करेंगे। तो लिहाजा इमरान खान साहब के सामने जनाब घुटने टेक दिए गए हैं। आखिर उसकी वजह क्या है वो मैं आपके सामने वजह रखता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आना था लेकिन उन्होंने अपना दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया है कि अब वो मई में अपना दौरा नहीं करने जा रहे और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम पहुंचाया, आखिर ये वजह क्या है? एक तो ये कि IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी पेशकीनी की निशानदही कर दी है और आलमी मालियाती इदारे IMF की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है। उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने 8 फरवरी इंतखाबात में दीगर जमातों से ज्यादा वोट लिए हैं। यानी कि IMF जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात, लेकिन उसको दीवार से लगाया गया, उसको हुकूमत में आने नहीं दिया गया और एक मुस्तरदशुदा अवाम का जो टोला है उसको यहाँ पर लाकर मुसल्लत कर दिया गया है। तो लिहाजा हम जो है इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होती है कि IMF जिसने पाकिस्तान को कर्ज देना है, जिससे पाकिस्तान का जो है वो पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको देखना है, जब वो ये बात करता है कि जो ये मौजूदा हुकूमत है इसका अवाम इसके ऊपर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तो लिहाजा ये IMF जो है उन्होंने इस हुकूमत के ऊपर अदम इत्मीनान कर दिया है। और IMF के अलावा अब जनाब जो सबसे अहम खबर है सऊदी अरब से खबर आई है, नजम सेठी साहब जो कि इदारों के तर्जमान और फिर ये वो खबर देते हैं जो अंदर से इनको फीड कर देती है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि सऊदी कायल हो चुके हैं कि सियासी तौर पर ये मुल्क कभी मुस्तहकम नहीं है, यानी कि सऊदी अरब जो है वो ये समझता है कि मुल्क अपनी सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं है और पावरफुल फोर्स है और अवाम फोर्स के दरमियान क्लैश चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और अवाम जो है इनके दरमियान एक क्लैश चल रहा है और लिहाजा वो ये बात करते हैं कि सऊदी कायल हो चुके हैं और वो अब मोहम्मद बिन सलमान ने जो दौरा करना था अब उन्होंने वो दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया है कि जब तक अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, अवाम और फौज के दरमियान ये क्लैश खत्म नहीं होगा हम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये क्लैश कैसे खत्म होगा? इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की अवाम पीछे खड़ी है और अवाम का एक ही मुतालबा है कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DCI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लगता है कि वो तो इमरान खान साहब को निशान इबरत बनाने के लिए तैयार हैं और वो ये बात करते हैं कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के हवाले से तो आप ये भड़के मार रहे थे कि ये 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी और ये सरमायाकारी SIFC की प्लेटफॉर्म से आएगी, आर्मी चीफ साहब लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम वहां पर पहुंचा दिया है कि जब तक आप इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, तो तब तक मैं आपके मुल्क का दौरा नहीं करूंगा।
اور جب آرمی چیف صاحب وہاں پر گئے سعودی عرب میں، وہاں پر بھی یہی پیغام ان کو پہنچایا گیا تھا۔ اب محمد بن سلمان نے اپنا واضح پیغام اب پاکستان کو پہنچا دیا ہے اور یہ ایک فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور پھر جناب عمران خان اور فوج کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے شروع ہونے جا رہے ہیں؟ آج ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے، وہ صدر پاکستان بھی رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اپنے دور میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا بھی کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ جناب عارف علوی صاحب نے کہا کہ ان کی موجودگی میں عمران خان کی جانب سے جنرل باجوہ کو تاحیات آرمی چیف بننے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی تھی، اور انہوں نے اس حوالے سے جنرل باجوہ کے جو دعوے ہیں اس کو مسترد کر دیا ہے، تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ایسی کوئی پیشکش ان کو نہیں کی تھی، اور جنرل باجوہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی پریس کانفرنس جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو تاحیات آرمی چیف بننے کی جو ہے پیشکش کی، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو انہوں نے جھوٹا قرآن اٹھایا، اللہ کا عذاب ہے اس شخص کے اوپر جو جھوٹا قرآن اٹھا رہا ہے، اور یہاں پر عارف علوی صاحب نے ان کی اس خبر کی جناب تردید کر دی ہے۔ اور جو سب سے اہم بات انہوں نے کی ہے کہ صدر ہوتے ہوئے میں نے عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن دونوں کو جوڑ نہ سکا۔ اب بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اہم ترین بات ہے، عارف علوی صاحب اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ملکی حالات جو ہیں بہتر ہو سکیں۔ تو جناب انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ عارف علوی صاحب جو ہیں کچھ اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کی ملاقاتوں سے دیکھتے ہیں کہ برف پگھلتی ہے یا نہیں پگھلتی۔ عمران خان اور فوج کے درمیان یہ پل کا کردار ادا کرنا جو ہے وہ جناب اس وقت شروع ہو چکے ہیں۔ اور اب جو آ جائیں اہم ترین خبر کے اوپر کہ مارشل لا جو ہے وہ اس وقت لگنے کے قریب پہنچ چکا ہے، پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں، حالات انتہائی کشیدہ ہیں، خونی کھیل وہاں پر شروع ہو چکا ہے۔ جناب یہ خبر ہے آزاد کشمیر کی۔ ظاہر ہے آزاد کشمیر پاکستان جو ہے پاکستان کا حصہ ہے، ہمارے بھائی ہیں آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں، تو آزاد کشمیر کے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں پاک فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے، اس کو طلب کر لیا گیا ہے۔ رینجرز کی 3 کمپنیاں جو ہیں وہ ہائی لائٹ تھیں، وہاں پر ان کو بلایا گیا، لیکن کوہلا پل سے رینجرز پسپا ہو کر واپس چلے گئی ہیں۔ اب پاک فوج کو وہاں پر جانا پڑے گا۔ حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ مظفر آباد اور کشمیر میں انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا گیا ہے، اور پھر ایوان صدر میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ فوج کے سپریم کمانڈر نے اجلاس طلب کیا ہے، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق جو ہیں، جو رجیم چینج آپریشن وہاں پر ہوا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرا کر انوار الحق جو وہاں ہیں ان کو جناب وہاں پر جو ہے وہ وزیر اعظم لگایا گیا تھا آزاد کشمیر کا، تو اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ آج تو حالات پیدا ہوئے ہیں، وہ رجیم چینج آپریشن کرنے کے بعد یہ حالات وہاں پر ایسے پیدا ہوئے ہیں، اور کشمیر میں پولیس اہلکاروں گولیاں لگ رہی ہیں، وہاں پر نوجوان جو ہیں وہ نیلم کے جو دریا ہے وہاں پر چھلانگے لگا رہے ہیں، وہ جناب خودکشیاں کر رہے ہیں، راستے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں، اور لوگ اتنے غصے کے اندر ہیں کہ انہوں نے کالے بیگوں کو آگ لگانا شروع کر دی ہے، اور پچھلے 3-4 دنوں سے وہاں پر حالات انتہائی خراب ہیں، اور حکومت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ان تمام تر صورتحال کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف اور راک کی جو ایجنسیز ہیں وہ ملوث ہیں۔ یعنی کہ لوگ اپنے وہاں پر مطالبات رکھ رہے ہیں، لوگوں نے وہاں پر احتجاج کیا، مظاہرہ کیا، اور کیپٹن ریٹائرڈ نڈیال واقعہ جب ہوا، اور جو کیپٹن ریٹائرڈ سردار فیصل صاحب ہیں جو وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، انہوں نے وہاں پر جا کر ایک مظاہرین کو جو ہے وہ تھپڑ جڑ دیا، اور تھپڑ رکھنے کے بعد وہاں پر پھر صورتحال خراب ہو گئی، عوام جو ہے مستل ہوئی، اور ظاہر ہے ریاست نے جو ہے وہ آگ لگائی، اور عوام جو ہے پھر انہوں نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور وہاں کی عوام کے مطالبات صرف بڑے مخصوص قسم کے مطالبات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب بجلی کی فراہمی میں کی جائے، فنڈز دیے جائیں، موبائل سروسز وہاں پر بہتر کی جائیں، اور آٹے کی فراہمی جو ہے وہ کی جائے۔ لیکن وہاں کے عوام کی مطالبات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جائز مطالبات ہیں، اور جب ریاست وہاں پر آ کر اس طرح کے ظلم و بربریت کی انتہا کرے گی تو عوام وہاں پر مشکل ضرور ہوگی۔ عوام نے اپنا رد عمل دیا ہے اور یہ عوام کا حق ہے، تو لہٰذا پاک فوج کو وہاں پر بلا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت میں اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے ان کا اپنے لازمی جناب خیال رکھنا لازمان۔ پاکستان زندہ باد۔